नमस्कार। मैं मनीष कुमार सिंह, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज। आज हम आए हैं बाबा भूतनाथ महाविद्यालय बालेपुर बथुआ बाजार में और आज हम बात करेंगे इस कॉलेज के प्राचार्य से। बिहार में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारे बिहार के बुद्धिजीवियों के क्या विचार हैं, हमारे प्राचीन बुद्धिजीवियों के क्या विचार थे और इस समय के जो राजनीतिक हलचलें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने विचारधाराओं को किस ओर लेकर जा रही हैं, बिहार और भारत के विकास में उनका क्या योगदान है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। अभी हम मिलते हैं बाबा भूतनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य और पतंजलि के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के गोपालगंज के जिला प्रभारी हमारे आदरणीय रविरंजन कुमार मिश्रा सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार मनीष जी, आपको विशेष रूप से अभिवादन करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है यह जानने का कि भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, विशेष करके बिहार के विषय में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या सोच रही है, क्या कर रही हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यह प्रश्न आपके दिमाग में बहुत ही उचित समय पर आया है। आपने जो प्रश्न किया कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो भारत की राजनीति है उसकी दशा और दिशा क्या है जी। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कुछ वर्षों पीछे की ओर ले जाना चाहता हूँ इस देश के विषय में। जी। आखिर हम गुलाम क्यों हुए? गुलामी के पीछे मूल कारण क्या थे? इसके पीछे मूल कारण थे कि हमारे यहाँ के जो राजा थे, जो भी राज करते थे, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी जी। उनका ये कहना था कि चलो मेरा तो कम से कम राज्य जो है, रियासत जो है वो सुरक्षित है, दूसरे से मुझे क्या मतलब है जी। आज मुझे कहीं न कहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह बू आती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी सबके सामने ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि कहीं न कहीं हम फिर गुलामी की ओर तो नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं जी। मेरे दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का बहुत ही विराट पक्ष है जी। राष्ट्रवाद मतलब जप, राष्ट्रवाद मतलब तप, राष्ट्रवाद मतलब त्याग, राष्ट्रवाद मतलब संस्कृति, राष्ट्रवाद मतलब रोजगार, राष्ट्रवाद मतलब कि सर्वांगीण विकास जी। जैसे ही आप राष्ट्रवाद की परिकल्पना से अपने आप को दूर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने देश को पुनः उस गुलामी को ले जाना चाहते हैं जी। जिस गुलामी से निकलने के लिए हमने बहुत ही लोगों को शहीद किया है, जिसकी अपूर्णीय क्षति है, जिसकी क्षति की पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिसके मन के अंदर, जिसके हृदय के अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, वह देश कभी भी सुरक्षित नहीं है। वह कभी भी असुरक्षा का सामना कर सकता है। वह किसी भी क्षण गुलामी की जंजीर में अपने आप को बांध सकता है। इसलिए मैं आज के दलों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम राष्ट्र के नाम पर राजनीति न करें। राष्ट्रवाद अपने आप में बहुत बड़ा पवित्र शब्द है, इसका बहुत विराट अर्थ है, जिसको मैंने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया। सर पूछना चाहेंगे कि अब जैसे कि बिहार के राजनीति के संबंध में अगर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, तो हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि सर ये जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं, अगर हम बिहार को केंद्र में लें या पूरे भारत को केंद्र में लें, तो बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है। तो सर बीजेपी की जो ये विचारधाराएं हैं, जो ये कार्य कर रही हैं, क्या उसमें राष्ट्रवाद दिखता है? बीजेपी का मूल जो विचारधारा है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, चूँकि इसके जो कार्यकर्ता जो होते हैं मूलतः वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक से होकर आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी समुद्र है, एक ऐसा तालाब है
जिसमें बढ़िया से स्नान अगर किया जाए और स्नान करने के बाद से अपने शरीर का शुद्धिकरण करके अगर किसी भी राजनीतिक दल में जाया जाए तो निश्चित रूप से वह दल जो है समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस पार्टी का ही क्यों ना हो, लेकिन वह उस विचारधारा से, उस विचारधारा रूपी तालाब में स्नान करके बाहर नहीं निकलता है तो निसंदेह रूप से वह राष्ट्रवादी नहीं हो पाएगा। उसके अंदर कुरीति, उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष वगैरह वगैरह विचारधाराएं उसके अंदर रहती है, वो उससे निकल नहीं पाता है तो निश्चित रूप से वह सेवा नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस प्रकार के संस्थाओं जैसे आरएसएस हो गया या जैसे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हो गया, जैसे गायत्री पीठ हो गया, गायत्री मंदिर हो गया वगैरह, जितनी संस्थाएं जो भारत की हैं जो सेवा कर रही हैं, जिसके मूल में सेवा है, जिसके मूल में सेवा करना ही भगवान की भक्ति है, पूजा है, अगर वहाँ से व्यक्ति निकल करके किसी भी पार्टी में जाता है, क्यों न सिर्फ भाजपा, किसी भी पार्टी में जाता है तो निसंदेह रूप से समाज के लिए उपयोगी होगा और वो राष्ट्रवादी होगा। कहना चाहेंगे सर कि जो अपने बिहार की बात है तो बिहार में जदयू का, आरजेडी का, भाजपा का, ये तो प्रसार शुरू से ही रहा, कांग्रेस का। इसके साथ साथ सर एक नई पार्टी जो है उभर कर सामने आ रही, प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा, तो सर उनकी विचारधारा को आप किस प्रकार लेते हैं? प्रशांत किशोर जी ने जो बिगुल फूंका है कि जनता को जागरूक करना, इसमें बहुत अच्छी बात है। जनता को जागरूक करनी चाहिए, जनता को बतानी चाहिए कि आप जिस विचारधारा से वोट देंगे उसी विचारधारा से सरकार बनती है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है तो वह राष्ट्र के लिए घातक है। मैं क्षेत्र की बढ़ावा करके क्या करूंगा जब मेरा देश सुरक्षित नहीं होगा? मैं अपने घर को बढ़िया बनाकर क्या करूंगा जब हमारे गांव में ही आग लगी रहेगी? तो पहला काम क्या है कि हम गांव रूपी देश को बचावें, उसके बाद हम क्षेत्रवाद की बात करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है तो कृपा करके क्षेत्रवाद को बढ़ावा न दिया जाए। आप बताएं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य करना है तो आपके पास क्या प्रोजेक्ट है? आप कैसे शिक्षा को डेवलप करेंगे? अगर आपके पास ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं बनाता हूं मेरी सरकार बनती है, या अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, यानी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, यह तो अपने आप में मुझे थोड़ा सा अपटा लगता है कि अगर मैं बिहार का बालक हूं और केंद्र सरकार के जॉब के लिए अप्लाई करूं तो मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे लिए पूरा भारत ही घर है। तो इस बात को मत आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस बात को आगे बढ़ाने से पुनः वही गुलामी की बू आ रही है। आप अन्य नेताओं की तरह लोगों को लॉलीपॉप मत दिखाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिहार के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता हूं तो आप बताइए, आप लोगों को रोड मैप दीजिए, आप लोगों को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाइए कि अगर मैं ऐसा आता हूं या मेरी सरकार बनती है, मेरी विचारधारा के लोग आते हैं तो इस प्रकार मैं बिहार का विकास करूंगा, इस प्रकार राज्य का विकास करूंगा। उनके द्वारा अक्सर कहा जाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्यों गुजरात में बड़ा परिवर्तन कर पाते हैं, क्यों नहीं इतना यहाँ से वोट ले जाते हैं और यहाँ के लोगों के लिए बड़ा कार्य करते हैं। उसके पीछे दोष उनका बहुत बड़ा नहीं है। उसके पीछे दोष क्या होता है कि जो तत्कालीन जो राज्य सरकारें होती हैं उनके अधीन बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, शक्तियां होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री बैठानी है तो उसके लिए एनओसी कौन देगा, उसके लिए ज़मीन कौन देगा? वो राज्य सरकार देगी। अगर राज्य सरकार ज़मीन देने में ही 5 साल लगा देगी तो केंद्र सरकार सहयोग कहाँ से करेगी? इसीलिए आदरणीय प्रशांत जी, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने बहुत लोगों को लड़ाया है और जिताया है। इस बात पर ध्यान आप क्यों नहीं देते हैं? इस बात पर लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई कार्य करने के लिए हमें उसके लिए व्यवस्थाएं बननी चाहिए। एक फैक्ट्री हम बैठाते हैं तो उसके लिए एक विश्वास पैदा करना होगा राज्य में। उसके लिए केंद्र की सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए राज्य की तत्कालीन सरकारें दोषी है। बहुत सारे विकास हुए। आपको जाइए, सिंदरी में एचईसी कारखाना खुला, कांग्रेस ने खुलवाई। कैसे खुल गया? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य था, उसने एनओसी लिया, उन्होंने सारे किसानों को मुआवजा दिया और तुरंत काम हो गया। पूरे भारत में 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं। जैसे ही आप बिहार में आते हैं आपकी विकास रुक जाती है। मैं पूछता हूँ, गडकरी जी तो हर जगह काम कर रहे हैं, क्या बिहार में कैसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको आपके तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा सुविधा नहीं मिल रही है।
आप सुविधा जब नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है समानांतर सरकारें बने। इसके लिए जरूरी है कि एक विचारधारा की सरकार बने, ताकि वो कहे कि सुनो जल्दी से एनओसी दो, एनओसी मिलता है। आप कंपेयर करते हैं गुजरात से, वहाँ 1 सप्ताह के अंदर एनओसी मिल जाता है। वहाँ पर आपने कहा कि आपकी सारी व्यवस्थाएं बन जाती है, क्यों नहीं डेवलपमेंट होगा? चले जाइए उत्तर प्रदेश में, वहाँ सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेकिन इस बात को कह करके लोगों को आंदोलित करना, उद्वेलित करना, पथभ्रष्ट करना, मतभिन्नता करना कि वो विकास नहीं कर रहे हैं, इसका सारा श्रेय, सारा दोष तत्कालीन राज्य सरकार की है, न कि केंद्र सरकार की है। सर, कहना चाहेंगे बहुत अच्छी जो है कि आपने व्याख्यान दिया, और चूँकि जो भी दर्शक हैं देखते ही उन्हें समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या सही है। ये तो जनता के ऊपर निर्णय लेना है, हम लोग को केवल उजागर करना। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि अपने बिहार में एक बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो सर अभी जो लालू जी के वर्तमान जो सुपुत्र हैं, उनके जो है कि परिप्रेक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो बिहार का विकास कैसे कर पाएंगे? अगर आगे वो भविष्य में जो कि चुनाव है, तो अगर उनकी पार्टी अगर कुछ मुकाम हासिल करती है तो क्या वो बिहार का विकास अच्छे से कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे? उनको आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, देश का कोई भी नेता हो, अगर अपने आप को किसी खास परिधि में घेरेगा तो वो हासिल व्यवस्था को नहीं कर पाएगा। उसको अपनी विचारधारा को विराट करनी पड़ेगी। उसको अपने आप को क्षेत्रवाद, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, क्षेत्रवाद और जातिवाद से बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक ये जातिवाद और क्षेत्रवाद से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और त्याग अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अगर आपके मन के अंदर ये भाव है कि नहीं मैं ही सब कुछ बनूँ, तो क्या विकास कर पाइएगा? आप अपने मन के अंदर त्याग लेकर आइए, यह त्याग दिखाइए कि नहीं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं किंग मेकर बन सकता हूं। अगर मेरी सरकार आती है तो मैं सब पर ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेवा करने का भाव लेकर आइए। जैसे प्रशांत जी घूम रहे हैं, आप भी घूमिए, गांव-गांव जाइए, लोगों की सेवा कीजिए। आप देखिए कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हो रही हैं, समस्याओं का समाधान कीजिए। केवल समस्या मत सुनाइए कि यहाँ ये काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप वहाँ जाइए, जाकर कैंप कीजिए। एक जिले में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन समय दीजिए और वहाँ के सारे समस्याओं का समाधान कीजिए। डीएम से मिलिए, एसपी से मिलिए, डीएसपी से मिलिए, निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। और ये बात सबके लिए है, सारी पार्टियों के लिए है। तो मूल धारा ये है कि जब तक आप में सेवा की भाव नहीं होगी, जब तक राष्ट्रवादी संस्थाओं में जा कर के अपने हृदय में परिवर्तन लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप न्यायोचित किसी के साथ राजनीतिक गतिविधि में बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ गोल मटोल भाषा में, क्योंकि हमारी भी मर्यादा है, गरिमा है। जी वो तो है। देखिए, हमारी ये राय और विचार ये था कि हम कैसे भी अपने यहाँ के क्षेत्र के बुद्धिजीवियों से मिलें, क्योंकि जो एक स्कूल का और कॉलेज का अगर कोई प्रभार देख रहा है तो सबको जो है ना समानता की दृष्टि से देखता होगा। तो आप जो भी बातें बोलेंगे वो किसी पार्टी को मद्देनज़र नहीं रखते हुए, बल्कि बिहार को और भारत के विकास को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी बातें बोलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये वार्तालाप होना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, आप जिस महाविद्यालय में बैठे हुए हैं, यह जो है सो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मिश्रा जी थे, उनके द्वारा वित्त रहित संस्थाओं की स्थापना की गई थी। और उसमें इतनी स्थिति खराब थी बिहार की कि दूर दूर से बच्चे आकर के ऐसे ऐसे महाविद्यालय में पढ़ते थे और इंटर की पढ़ाई की जाती थी। और वैसे बच्चे आज शिक्षक बने हैं, कोई डीएम बना है, कोई एसपी बना है, कोई डॉक्टर बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस महाविद्यालय ने उस विषम परिस्थिति में इस राज्य को शिक्षा के माध्यम से इस राज्य का सेवा किया, उसके एक पीढ़ी को राजनीतिक विचारधारा को लेकर के वो सरकार से हट गए। जगन्नाथ मिश्रा जी, फिर लालू जी, फिर उनके बाद कोई और आए, फिर लालू जी आ गए। और आने के बाद से पता नहीं क्या इन लोगों के मन में भाव आया कि आज तक इस वित्त रहित कॉलेज की स्थिति लोग सुधार नहीं पाए। शिक्षा मित्र को बना दिए, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक जनरेशन हमारा बर्बाद हो गया, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। शायद 1-2 साल में बाकी लोग रिटायर भी कर जाएंगे। लेकिन किसी भी पार्टी के मन में इस जो कोड़ है, वित्त रहित नीति का जो कोड़ है,
उसके प्रति कोई भाव ही नहीं है। क्या यही न्याय है कि जब विषम परिस्थितियाँ थी तो इस महाविद्यालय ने यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चे जो हैं आज शिक्षक बने हुए हैं, वह एलिजिबल हैं, लेकिन जिन्होंने शिक्षक बनाया, जिन्होंने इतनी व्यवस्था की, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी सरकार भाजपा की भी है, सरकार जदयू की भी है, अभी आरजेडी बाहर निकल गई है। कम से कम इस मुद्दे पर एक होकर के और वित्त रही जो संस्थाएं हैं जिसको अनुदान दे रही है, इसके बारे में बढ़िया से सोचे, बढ़िया से विचार करे और इसका भी कायाकल्प करे, ताकि इसका भी आशीर्वाद हृदय से, मन से केंद्र को भी मिले और राज्य को भी मिले। मैं यही कहना चाहता हूँ वित्त रही शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में। जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि यही कॉलेज है जो कि ये विषम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया है, और वह आज जो है कि देश के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में जो है कि किसी न किसी कार्यों में कार्यरत है, वो चाहे सरकारी हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में। तो ऐसे में इस कॉलेज का भी, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेजों का भी कायाकल्प होना चाहिए। अच्छी बात है। इस पर अगर हमारी आवाज़ अगर सरकार तक जा रही है, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पर आप सभी का ध्यान अवश्य होना चाहिए। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो और आप राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हों, देश का विकास चाहते हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। और आप इसी तरह अच्छी विचारधारा को लेकर समाज में आवें। हम सबका सहयोग हमेशा आपको मिलते रहेगा और आपके चैनल को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ मनीष सिंह के साथ।